हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 3 ऊष्मा और ताप हीट एंड टेम्परेचर का लेक्चर 12, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है हमने सीखा एवं मुख्य शब्द। ओके, तो इसमें हम लोग जानेंगे कि अध्याय 3 ऊष्मा और ताप हीट एंड टेम्परेचर में हम लोगों ने क्या क्या सीखा। ओके, तो चलिए इस टॉपिक में आगे बढ़ते हैं। गर्म और ठंडा एक ही मापक के दो मूल्य है। ओके, तो हम लोगों ने जाना था कि जो गर्म और ठंडा होता है क्या होता है, वह एक ही मापक के दो मूल्य होते हैं। ओके, सिर्फ छू कर देखकर वो महसूस कर सटीक तापमान नहीं बताया जा सकता। ओके, तो इस प्रकार से हम क्या किसी भी कंपोनेंट्स अर्थात किसी भी पदार्थ को हम लोग सिर्फ छू कर देख कर या महसूस करके सटीक परिणाम नहीं बता सकते कि उसका तापमान कितना होता है। गर्माहट व ठंडा का सांख्यिक स्तर तापमान कहलाता है। ओके, मापे हुए तापमान को एक पैमाने से दूसरे पैमाने में बदलना संभव है। ओके, तो जिस प्रकार से हम लोगों ने केल्विन, सेल्सियस अर्थात सेंट, जिसको हम लोग सेंटीग्रेड के नाम से भी जानते हैं, इसी प्रकार से फ़ारेनहाइट। ओके, तो इस प्रकार से हम लोगों ने पैमाने में जाना था कि किस प्रकार से हम लोग एक पैमाने को दूसरे पैमाने में परिवर्तित कर सकते हैं। ओके, तापमान में परिवर्तन ऊष्मीय ऊर्जा के आदान प्रदान के कारण होता है। तो तापमान में परिवर्तन किसके वजह से होता है, तो ऊष्मीय ऊर्जा अर्थात ऊष्मा का क्या होता है, आदान प्रदान एक कंपोनेंट से क्या दूसरे कंपोनेंट में जाने के कारण क्या होता है, ऊष्मीय ऊर्जा का क्या होता है, ताप में परिवर्तन होता था, तापमान में परिवर्तन होता है। ऊष्मा का स्थायी मात्रक जूल होता है। ऊष्मा के संचरण के लिए सतह माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। विकिरण के द्वारा ऊष्मा निर्वात में भी संचरित हो सकता है। ओके, तो ज्वलन एवं संवहन के लिए क्या होता है, माध्यम की आवश्यकता होती है, परंतु संवहन में क्या होता है, संवहन में क्या होता है, ऊष्मा के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होता। विकिरण में क्या होता है, जो ऊष्मा के संचरण के लिए क्या किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं है। इसके साथ ही आप लोग याद रखिएगा कि जो सूर्य का प्रकाश है किसके द्वारा आता है, तो वह विकिरण के द्वारा ही होता है। ओके, विकिरण के द्वारा क्या होता है, ऊष्मा का संचरण होता है, अर्थात विकिरण के द्वारा ऊष्मा निर्वात में भी संचरित हो सकते हैं। निर्वात में अर्थात जहां पर हवा नहीं होता वहां पर भी क्या होता है, विकिरण के द्वारा ऊष्मा का संचरण होता है। ओके, ठोस पदार्थों में ऊष्मा का संचरण केवल ज्वलन के द्वारा संभव है। संवहन द्वारा ऊष्मा का संचरण केवल द्रव व गैस में हो सकता है। ओके, तो इसी प्रकार से बताया गया कि ठोस पदार्थों में ऊष्मा का जो संचरण होता है केवल ज्वलन के द्वारा होता है, जबकि संवहन के द्वारा ऊष्मा का संचरण द्रव एवं गैस दोनों में हो सकता है, दोनों में होता है। ऊष्मा का संचरण सभी दिशाओं में समान रूप से होता है एवं जो ऊष्मा का जो संचरण होता है वह सभी दिशाओं में समान रूप से होता है। सभी पदार्थों की समान मात्रा का ताप समान मात्रा में बढ़ाने के लिए ऊष्मा की विभिन्न मात्राएं लगते हैं। ओके, तो स्वाभाविक सी बात है, एग्जाम्पल के लिए कुछ कंपोनेंट्स लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर मैंने ले लिया है, जैसे कि पेन हो गया, स्केल हो गया एवं शीश हो गया। ओके, तो ये सभी क्या है, अलग अलग कंपोनेंट्स है। ओके, तो मुझको क्या करना है, इन सभी कंपोनेंट्स को क्या समान मात्रा में गर्म करना है। ओके, तो इसका अभी भी क्या होगा, इसका जो टेम्परेचर अर्थात तापमान में क्या होगा, अलग अलग होगा। अर्थात इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि जितना भी जो कंपोनेंट्स होता है उसको समान मात्रा में गर्म करने के लिए अलग अलग ऊष्माएं देनी पड़ती है, अर्थात ऊष्मा की विभिन्न मात्राएं लगता है। ओके, इसी पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा कहता है। तो इस प्रकार से इसको क्या बोलता है, पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा कहा जाता है। ठोसों में ऊष्मीय प्रसार में रेखीय प्रसार, क्षेत्रीय प्रसार व आयतन प्रसार के बीच 1:2:3 का अनुपात होता है। इसी प्रकार से याद रखिएगा कि ठोसों में ऊष्मीय का जो प्रसार होता है, रेखीय प्रसार, क्षेत्रीय प्रसार एवं आयतन प्रसार के बीच का अनुपात कितना होता है, 1:2:3। ओके, तो 1:2:3 क्यों होता है, तो इसमें आप लोग याद रखिएगा कि जो रेखीय प्रसार जो क्षेत्रीय प्रसार होता है वह रेखीय प्रसार का दुगुना होता है एवं आयतन प्रसार होता है वह रेखीय प्रसार का तिगुना होता है, जिसकी वजह से इसका जो आयतन प्रसार के बीच अनुपात 1:2:3 होता है। द्रवों में ऊष्मीय प्रसार दो प्रकार का होता है, आभासी प्रसार व वास्तविक प्रसार। ओके, तो इसी प्रकार से द्रव में ऊष्मीय प्रसार दो प्रकार से हो सकता है, वह होता है आभासी प्रसार एवं वास्तविक प्रसार। भौतिक अवस्था में परिवर्तन के लिए उपयोग में ली गई ऊष्मीय ऊर्जा को गुप्त ऊष्मा या लैटेंट हीट कहता है। ओके, तो गुप्त ऊष्मा किसे कहते हैं, तो इसमें आप लोग याद रखिएगा किसी पदार्थ की भौतिक अवस्था में परिवर्तन के लिए उपयोग में ली गई ऊष्मीय ऊर्जा को ही गुप्त ऊष्मा या लैटेंट हीट कहता है। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ आ होगा। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मुख्य शब्द कीवर्ड्स, ऊष्मीय ऊर्जा। ओके, तो चलिए समझते हैं कि ऊष्मीय ऊर्जा क्या होता है।
तो ऊर्जा का वह प्रकार जिस कारण हमें वस्तु की गर्माहट का आभास होता है ऊष्मीय ऊर्जा कहलाता है। ओके, फ़ारेनहाइट। ओके, तो फ़ारेनहाइट क्या होता है? तो फ़ारेनहाइट तापमान पैमाना होता है जिसकी वजह से हम क्या है किसी भी कंपोनेंट्स का तापमान ज्ञात करते हैं। ओके, तो चलिए समझते हैं कि फ़ारेनहाइट क्या होता है। तो फ़ारेनहाइट पैमाने के अंतर्गत इसका जो निम्नतम बिंदु होता है वह 32 डिग्री फ़ारेनहाइट तथा इसका जो उच्चतम बिंदु होता है वह 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। इस पैमाने को 180 समान भागों में विभाजित किया जाता है जिसका प्रत्येक भाग 1 डिग्री फ़ारेनहाइट मान को प्रदर्शित करता है। ओके, सेल्सियस जिसको सेंटीग्रेड भी कहा जाता है। ओके, तो हमें सेल्सियस पैमाने के अंतर्गत इसका निम्नतम बिंदु 0 डिग्री सेल्सियस तथा इसका उच्चतम बिंदु 100 डिग्री सेल्सियस होता है। इस पैमाने को समान भागों में विभाजित किया जाता है जिसका प्रत्येक भाग 1 डिग्री सेल्सियस मान को प्रदर्शित करता है। ओके, ठीक इसी प्रकार से तापमान पैमाना है केल्विन। ओके, तो केल्विन क्या होता है? तो इसमें आप लोग याद रखिएगा कि इस पैमाने के अंतर्गत निम्नतम बिंदु 273 केल्विन तथा उच्चतम बिंदु 373 केल्विन होता है। इस पैमाने को समान भागों में विभाजित किया जाता है जिसका प्रत्येक भाग 1 केल्विन मान को प्रदर्शित करता है। ओके, कैलोरी। ओके, तो चलिए समझते हैं कि कैलोरी क्या होता है। ओके, तो इसमें आप लोग याद रखिएगा कैलोरी ऊर्जा की इकाई है एवं 1000 कैलोरी इक्वल 1 किलो कैलोरी होता है। 1 किलो कैलोरी। ओके, इसके साथ ही आप लोग याद रखिएगा कि कैलोरी का उपयोग भोजन में निहित ऊर्जा तथा कुछ अन्य उपयोग में इसका उपयोग किया जाता है। ओके, तापांतर। तो तापांतर किसे कहते हैं? तो जैसे कि इसके नाम से स्पष्ट है तापांतर था तापों में अंतर। ओके, तो ताप के जो अंतर होता है उसी को ही तापांतर कहता है। ओके, ऊष्मीय संचरण। ओके, तो ऊष्मीय संचरण किसे कहते हैं? तो इसमें आप लोग याद रखिएगा कि ऊष्मीय संचरण अर्थात ऊष्मा के संचरण या ऊष्मा के स्थानांतरण को ही ऊष्मीय संचरण या हीट ट्रांसफर कहते हैं। ओके, चालन, संवहन एवं विकिरण। ओके, तो चालन, संवहन एवं विकिरण तीनों क्या है उसमें संचरण के प्रकार होते हैं। तो चलिए समझते हैं कि चालन, संवहन एवं विकिरण क्या होता है। ओके, चालन जिसको इंग्लिश में कंडक्शन कहते हैं। ऊष्मा संचरण की इस विधि में पदार्थ के अणु बिना अपनी जगह से हटे ऊष्मा का संचरण कहते हैं, उसे चालन कहते हैं। ओके, इसके साथ आप लोग याद रखिएगा कि चालन सिर्फ ठोसों में होता है। ओके, संवहन। ओके, तो चलिए समझते हैं कि संवहन क्या होता है। ऊष्मीय संचरण की इस विधि में ऊष्मा का प्रवाह उच्च ताप वाले स्थानों से निम्न ताप वाले स्थानों की ओर माध्यम के कणों की सहायता से होता है। इसी प्रकार से आप लोग याद रखिएगा कि चालन सिर्फ द्रव एवं गैसों में होता है। संवहन में। ओके, विकिरण जिसको इंग्लिश में रेडिएशन कहता है। तो विकिरण क्या होता है? जिसमें आप लोग याद रखिएगा कि ऊष्मीय संचरण की इस विधि में ऊष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान तक बिना माध्यम के पहुंच जाता है अर्थात इसमें किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होता है ऊष्मा के संचरण के लिए। ओके, इसके साथ आप लोग याद रखिएगा कि सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर विकिरण द्वारा ही आता है। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ऊष्माधारिता। ओके, तो चलिए समझते हैं कि ऊष्माधारिता क्या होता है। ओके, किसी वस्तु का संपूर्ण द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेल्सियस के लिए 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा उस वस्तु की ऊष्माधारिता या हीट कैपेसिटी कहलाता है। ओके, तो उसमें आप लोग याद रखिएगा कि ऊष्माधारिता इक्वल क्या होता है। ओके, तो चलिए मैं यहाँ पर डिनोट कर रहा हूँ। ओके, तो आप लोग याद रखिएगा कि ऊष्माधारिता इक्वल क्या होता है? तो वो होता है Q डिवाइडेड बाय डेल T। ओके, तो इस प्रकार से आप लोग याद रखिएगा किसी वस्तु का संपूर्ण द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को उस वस्तु का ऊष्माधारिता कहते हैं। ओके, ठीक इसी प्रकार से विशिष्ट ऊष्माधारिता के तो विशिष्ट ऊष्माधारिता स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होता है? तो चलिए समझते हैं। किसी वस्तु के इकाई या किसी वस्तु के एकांक द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा उस वस्तु की विशिष्ट ऊष्माधारिता कहलाता है। ओके, तो इसमें आप लोग याद रखिएगा। ओके, तो यहाँ पर मैं डिनोट कर रहा हूँ विशिष्ट ऊष्माधारिता। ओके, तो विशिष्ट ऊष्माधारिता का जो फार्मूला क्या होता है वो क्या होता है? Q डिवाइडेड बाय M डेल T।
ओके, तो इसमें आप लोग याद रखिएगा कि ऊष्माधारिता और विशिष्ट ऊष्माधारिता में क्या अंतर होता है। तो ऊष्माधारिता में क्या होता है, किसी वस्तु का संपूर्ण द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक होता है, जबकि जो विशिष्ट ऊष्माधारिता होता है इसमें क्या होता है, किसी वस्तु के एकांक द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक होता है। ओके, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। ओके, रेखीय प्रसार गुणांक, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक, आयतन प्रसार गुणांक। तो चलिए समझते हैं कि रेखीय प्रसार गुणांक, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक एवं आयतन प्रसार गुणांक क्या होता है। ताप वृद्धि करने पर जब किसी वस्तु की लंबाई में परिवर्तन होता है तब उसे रेखीय प्रसार गुणांक, यदि क्षेत्रफल में परिवर्तन होता है तो उसे क्षेत्रीय प्रसार गुणांक एवं आयतन में परिवर्तन होता है तो उसे आयतन प्रसार गुणांक कहते हैं। ओके, रेखीय प्रसार गुणांक को अल्फा से, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक को बीटा से एवं आयतन प्रसार गुणांक को गामा के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ओके, इसी के साथ आप लोग याद रखिएगा कि जो क्षेत्रीय प्रसार गुणांक होता है वह रेखीय प्रसार गुणांक का दुगुना होता है एवं आयतन प्रसार गुणांक रेखीय प्रसार गुणांक का तिगुना होता है। ओके, आभासी प्रसार एवं वास्तविक प्रसार। ओके, तो चलिए समझते हैं कि आभासी प्रसार अपहरण एक्सपेंशन एवं वास्तविक प्रसार रियल एक्सपेंशन क्या होता है। ओके, आभासी प्रसार अपहरण एक्सपेंशन। ओके, तो चलिए समझते हैं कि आभासी प्रसार क्या होता है। यदि बर्तन की प्रसार का ध्यान न रखा जाए तब द्रव होने वाले प्रसार को आभासी प्रसार कहते हैं। ओके, तो आभासी प्रसार क्या होता है, तो यदि बर्तन के प्रसार का ध्यान न रखा जाए तब द्रव होने वाले प्रसार को आभासी प्रसार कहते हैं। ओके, तो चलिए इसको उदाहरण के द्वारा समझते हैं। जैसे कि हम लोगों ने क्या है उदाहरण के द्वारा समझा था। ओके, तो चलिए एक फ्लास्क लेते हैं और जिसमें क्या लेते हैं, मान लीजिए ये द्रव है। ओके, तो यह क्या है, फ्लास्क है। ओके, चलिए यहाँ पर डिनोट कर लेते हैं। यहाँ पर जो पॉइंट है वह ए है, यहाँ पर जो पॉइंट बी और पॉइंट सी है। ओके, तो चलिए इसको समझते हैं कि आभासी प्रसार एवं वास्तविक प्रसार क्या होता है। तो मान लीजिए इस बर्तन को सबसे पहले हम लोग गर्म करते थे, फ्लास्क को गर्म करते हैं, तो सबसे पहले किसका प्रसार होता है, सबसे पहले फ्लास्क का प्रसार होता है, जिसके कारण जो फ्लास्क क्या होता है ए से बी पॉइंट तक क्या होता है, जो द्रव का स्तर है वह गिरता है। इसकी पश्चात जो ऊष्मा है पानी को मिलता है अर्थात द्रव को मिलता है, जिसकी वजह से द्रव का प्रसार होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, पानी का प्रसार अर्थात जो पानी का जो स्तर होता है वह बी से सी तक बढ़ता है। अर्थात इस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर ए से सी तक इसका तो आभासी प्रसार हुआ है, परंतु इसका जो वास्तविक प्रसार हुआ जो जल का वह है बी से सी तक, और यहाँ पर जो बर्तन का जो प्रसार हुआ वह ए से बी तक है। ओके, तो चलिए आभासी प्रसार क्या होता है, तो यदि बर्तन के प्रसार का ध्यान रखा जाए तब द्रव होने वाले प्रसार को आभासी प्रसार कहते हैं। ओके, तो यहाँ पर जो बर्तन का प्रसार कहाँ तक हुआ, तो ए से बी तक। ओके, तो इसको ध्यान में न रखकर जो होने वाला जो द्रव का प्रसार होता है उसको आभासी प्रसार कहते हैं। ओके, एवं वास्तविक प्रसार किसे कहते हैं, तो इसमें आप लोग याद रखिएगा बर्तन के प्रसार को ध्यान में रखते हुए द्रव में जो प्रसार होता है उसे वास्तविक प्रसार कहते हैं। ओके, तो वास्तविक प्रसार में क्या होता है, तो बर्तन में जो प्रसार होता है उसको को भी ध्यान में रखा जाता है, अर्थात बर्तन के प्रसार को ध्यान में रखते हुए द्रव में जो प्रसार होता है वास्तविक प्रसार या रियल एक्सपेंशन कहलाता है। ओके, गलन व वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। ओके, तो चलिए समझते हैं कि गलन व वाष्पन की गुप्त ऊष्मा किसे कहते हैं। गलन की गुप्त ऊष्मा, जब एकांक द्रव्यमान के पदार्थ को ऊष्मा देने पर वह ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में बदल जाता है, तब इस प्रक्रिया में दिए गए ऊष्मा की मात्रा गलन की गुप्त ऊष्मा कहलाता है। ओके, दूसरा है वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। वाष्पन की गुप्त ऊष्मा किसे कहते हैं, तो इसमें आप लोग याद रखिएगा एकांक द्रव्यमान के द्रव को उसकी क्वथनांक पर पूरी तरह गैस में परिवर्तित करने के लिए लगने वाली ऊष्मा को वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।